हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लेट्स क्रैक जुडिशरी। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट 2 जो डील करता है सेक्शन 124 से लेके 238 तक, उसमें इंडेमनिटी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और डील करता है सेक्शन 124 एंड 125 से। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो ये नोट्स हैं ये आप मेंस में भी याद रखिएगा, यूज़ कर सकते हैं। यानी कि मेंस का क्वेश्चन आता है तब भी आप इस तरह से लिख सकते हैं इंडेमनिटी को। ओके, तो इंडेमनिटी का अगर मतलब की बात करें, मीनिंग की बात करें, तो उसका मतलब होता है लॉस को ठीक करना। सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखें तो लॉस को ठीक कर देना, टू मेक गुड द लॉस। किसका? दूसरे का, ऑफ अनदर, उसे कहते हैं इंडेमनिटी। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है, यानी कि कंडीशनल होता है। यानी कि इंडेमनिटी इस तरह से है कि ए ने बी को कहा कि किसी तीसरे पर्सन से या कोई और अगर आपको कोई लॉस होता है तो उसकी भरपाई जो है मैं करूँगा। ठीक है, तो मीनिंग आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, यानी कि प्रोमिसी को, कौन? बी, फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ, यानी कि प्रोमिसर से खुद, यानी कि ए से, या फिर किसी तीसरे पर्सन से। ठीक है, यानी कि आप सी ले लीजिए, या तो सी से या ए खुद से अगर कोई लॉस बी को हो जाए तो ए जो है उसकी क्या करेगा? भरपाई। यानी कि प्रोमिसर और प्रोमिसी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया है कि अगर तुझे कोई लॉस होता है या तो मेरी वजह से या तीसरे पर्सन की वजह से, सी की वजह से, तो उसकी भरपाई मैं करूँगा, ए करेगा। तो वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। यानी कि कितनी पार्टीज हुई? केवल 2, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है इंडेमनिटी और गारंटी में। तो आप इंडेमनिटी में करना कि पार्टीज कितनी होती हैं? 2, क्योंकि यहाँ पे सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। केवल ये है कि अगर उससे कोई लॉस हो जाए तीसरी पार्टी से, तो तीसरी तो पार्टी कोई भी हो सकती है। जब वो डिफाइंड ही नहीं है अच्छी तरह की तीसरी पार्टी कौन है, तो वो पार्टी नहीं होगी यहाँ पे। तो 2 ही पार्टी होंगी, ए और बी। दोबारा एक बार देखना, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ या फिर कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, तो उसे कहते हैं कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। और इसी में बेरेक में इलस्ट्रेशन दी हुई है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनिफाई बी अगेंस्ट द कंसिक्वेंस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। ठीक है, ये तीसरी पार्टी का ले लिया है। इलस्ट्रेशन यहीं पे मैंने लिखी हुई है, देखिएगा कि ए कहता है कि मैं बी को इंडेमनिफाई तुझे कर रहा हूँ अगेंस्ट द कंसिक्वेंस, अगर सी बी के खिलाफ कोई प्रोसीडिंग लेता है 200 रुपये के रिस्पेक्ट में, तो वो क्या होगी? इंडेमनिटी। इंडेमनिफायर प्रोमिसर कौन है? ए। बी क्या है? इंडेमनिटी होल्डर, यानी कि प्रोमिसी। और सी जो तीसरा पर्सन है, उसके बिहाफ में, यानी कि बिहाफ नहीं कहेंगे, विद रेस्पेक्ट टू कहेंगे, क्योंकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। यहाँ पे इलस्ट्रेशन में केवल तीसरे पर्सन को डिफाइंड किया है, लेकिन ये पार्टी में इंक्लूड नहीं होगा। केवल इलस्ट्रेशन के लिए आपको बताया है कि सी अगर कोई प्रोसीडिंग उसके खिलाफ करता है, बी के खिलाफ, रिगार्डिंग 200 रुपीज, तो ए इंडेमनिफाई करेगा बी को। पार्टी का नाम याद रखना, ए इंडेमनिफाई यानी कि प्रोमिसर, और बी प्रोमिसी यानी कि इंडेमनिटी होल्डर। ठीक है, उसके बाद है एक और एग्जाम्पल देखो, इंग्लिश लॉ और इंडियन लॉ का मैंने लिया है। कई बार क्या होता है, डिफरेंस पूछ लेते हैं, तो यहाँ पे तो मैं आगे वैसे आपको बताऊंगी। इसमें इंडियन लॉ में तो इंश्योरेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हम नहीं इंक्लूड करते हैं, बट इंग्लिश लॉ में क्या है, इंश्योरेंस को भी इंक्लूड किया है। लाइफ इंश्योरेंस को छोड़ के इंश्योरेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है, और जो एक्सीडेंट से होने वाले लॉस हैं, यानी कि कैसे, ए बी का ही ले लो। ए कह देता है बी को कि तेरा एक्सीडेंट हो जाए तो मैं तुझे पैसे दूंगा। ये किस इंश्योरेंस में आप अगर लेते हैं, तो ए कंपनी है और बी जो इंश्योरेंस होल्डर है। तो बी का अगर एक्सीडेंट होता है तो इंश्योरेंस जो कंपनी होती है वो पैसे देती है।
तो ये इंग्लिश लॉ में तो इंक्लूड है, इंडियन लॉ में इंक्लूड नहीं है। केवल एक ह्यूमन की वजह से कुछ होता है तो इंडेमनीफाई होता है, और अगर नेचुरल इवेंट्स हैं, क्योंकि एक्सीडेंट तो नेचुरल इवेंट्स है, उस केस में इंडिया में ये लॉ नहीं चलता, केवल किसमें है, इंग्लिश लॉ में। ठीक है, उसके बाद है एक और एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। अगर अप्लाइड क्वेश्चन आता है तो आप ये समझ गए तो कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन कर सकते हैं। ए और बी है, ए ने कुछ क्या किया, पार्सल भेज दिया बुक्स का, कि यार मैं तेरे को ना कुछ पार्सल भेज रहा हूँ बुक्स की, और तू इसको रिसीव कर लेना थ्रू रेलवेज। ठीक है, और उसे एक रिसिप्ट भी, रेलवे रिसिप्ट भी भेज देता है, कि जिससे वो रेलवे से दिखाकर क्लेम कर सकता है क्या, पार्सल ऑफ बुक्स। अब क्या हुआ, बी से वो गुम गई, रिसिप्ट जो थी वो गुम गई। अब पार्टी कौन कौन है, बी और रेलवे। अब बी जो है वो रेलवे के पास जाता है और एक इंडेमनिटी बॉन्ड भर देता है, कहता है कि रेलवे से कि देखो आप मुझे वो पार्सल दे दीजिए, इन केस फ्यूचर में अगर कोई तीसरी पार्टी आती है क्लेम करने तो मैं वो सारा लॉस मैं चुकाऊंगा, मैं उस नुकसान की भरपाई करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया बी और रेलवे का इंडेमनिटी बॉन्ड। यहाँ पे इंडेमनीफायर कौन है, बी, और रेलवे क्या है, इंडेमनिटी होल्डर। दोबारा समझते हैं, ए ने बी को भेजा पार्सल ऑफ बुक्स थ्रू रेलवेज, रेलवे रिसिप्ट जो है बी से गुम गई। अब बी जाता है रेलवे के पास और क्लेम करता है कि भाई मुझे वो पार्सल दे दिया जाए, और मैं एक इंडेमनिटी बॉन्ड भी भर देता हूं कि इन केस फ्यूचर में अगर कोई क्लेमेंट आता है, कोई और पर्सन आता है इस पार्सल को रिसीव करने के लिए, यानी कि कोई और आके कह दे कि नहीं वो तो मेरा था, समझ रहे हो, इस तरह से, तो बी इंडेमनिटी बॉन्ड भर देगा। इन केस ऐसा कुछ होता है तो उस नुकसान की भरपाई मैं करूंगा। वो इतनी श्योरिटी से ये कैसे भी कह सकता है क्योंकि वो पार्सल तो उसी का ही है। तो ये एक श्योरिटी हो जाती है कि कोई भी अगर आता है उस बॉन्ड के तहत तो मैं उस नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूं, आप मुझे प्लीज वो पार्सल दे दीजिए। ओके, इस एग्जाम्पल से आप इंडेमनिटी का कोई भी अप्लाइड क्वेश्चन आता है आप आराम से इसे कर सकते हैं। अगर सपोज कीजिए मेंस में इंडेमनिटी की डेफिनेशन, एग्जाम्पल वगैरह ये 10 नंबर के आते हैं, आप मीनिंग लिखिए जो मैंने पहले करवाया, इस तरह का कोई एग्जाम्पल कोट कर दीजिए, डायग्राम भी आप बना सकते हैं, आपको जितने वो नंबर दे सकता है पूरे देगा, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कुछ और इसमें सब पॉइंट्स उठाते हैं। अब देखिए, अब ये एक बात उठती है कि अगर लॉस हो जाता है तभी लायबिलिटी बनेगी या फिर लॉस से पहले या बाद में कब लायबिलिटी बनेगी बाय इंडेमनिटी होल्डर। तो ये क्वेश्चन उठता है, व्हेन कैन इंडेमनीफाइड बी मेड लायबल, बिफोर एक्चुअली सफर्ड लॉस और लायबिलिटी अराइजेज ओनली आफ्टर द लॉस एक्चुअली सफर्ड बाय इंडेमनिटी होल्डर। तो कोर्ट ऑफ इक्विटी ने कहा कि वो पहले भी, यानी कि लॉस नहीं हुआ पहले भी जो है कंपनसेट के लिए क्लेम कर सकता है। इंडिया में भी इसी फेवर को जो ये कोर्ट ऑफ इक्विटी इंग्लैंड की रिकॉग्नाइज करती है, इंडिया में भी यही चलता है। वैसे वेरिएशन है पर मैक्सिमम मेजॉरिटी इसके फेवर में है कि पहले भी डिमांड कर सकता है। ओके, बस ये मैंने पॉइंट्स थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, बाकी इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है। एक्सेप्शन ध्यान रखना कि मैंने आपको पहले ही बताया कि डेफिनेशन कवर करती है इंडेमनिटी किस चीज़ की, जहाँ पे लॉस हुआ है किसी ह्यूमन एजेंसी। आपने डेफिनेशन पढ़ी 124 की, उसमें खुद कह रहा है बाय द लॉस ऑफ हिमसेल्फ और बाय द कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन, कंडक्ट प्रोमिसर का या तीसरी पार्टी का, किसी भी पर्सन का। यानी कि ये एक्सीडेंट वगैरह के जो केस हैं उनको नहीं डील करता, यानी कि इंश्योरेंस के जो केसेस हैं वो इंडेमनिटी में नहीं आते। ठीक है, ये इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है तो मैं वही वाला ले रही हूँ, और इंग्लैंड में आपको पता है इंश्योरेंस वाले एक्सेप्ट लाइफ इंश्योरेंस इंक्लूड होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाए तब भी इंग्लिश लॉ जो है इंक्लूड करेगा, इंडियन लॉ नहीं करेगा। उसके बाद सेक्शन है 125, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए क्या कह रहा है, इसमें है 3 सब सेक्शन।
सबसेक्शन नहीं है, सॉरी, पॉइंट्स हैं, क्योंकि ये पूरा ही सीधा सेक्शन है, स्टार्ट होता है 1 2 3 कुछ नहीं किया हुआ है, केवल प्रोमिसी ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी लिख के फिर उसके आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट किए, यानी कि ये सबसेक्शंस नहीं है। अब क्या कहता है, इंडेमनिटी होल्डर कौन था, बी। अब बी के कुछ राइट दिए गए हैं। देखो क्या कहता है कि इंडेमनिटी होल्डर है जो वो एंटाइटल्ड है इंडेमनीफायर से कुछ रिकवर करने में। 3 पॉइंट्स हैं, क्या क्या हैं, ऑल डैमेजेस, सारे जो डैमेजेस होंगे, ठीक है, जो सूट में सारे डैमेजेस होंगे वो प्रोमिसी जो है प्रोमिसर से ले सकता है। ऑल damages which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise to indemnify applies। तो केवल damages एक वर्ड इसको पकड़ लेना, फर्स्ट पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। जो भी उसे हानि हुई वो क्लेम कर सकता है, किससे, इंडेमनीफायर से, ठीक है। सेकंड में बात करता है कॉस्ट्स की, कहता है all costs which he may be compelled to pay in such suits provided he acted as any prudent person। यानी कि प्रूडेंट पर्सन कौन होता है, जो प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करे, ऐसे नहीं आप केयरलेस होके काम कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जो प्रूडेंट पर्सन की तरह आपने, अगर कोई आपका कॉस्ट का लॉस हुआ है तभी आप डिमांड कर सकते हैं। तो ऑल कॉस्ट विच वही आप कंपेल करेंगे to pay in such suits provided he acted as any prudent man would act under similar circumstances। यानी कि अगर खुद किसी को पैसे देने पड़ जाते तो इस सिचुएशन में आप क्या करते, वही आप यहाँ करेंगे, ठीक है। ये नहीं कि इंडेमनीफायर को पे करना है तो आप वहां पे बस ऐसे ही कोई भी फैसला ले रहे हैं, ओके। थर्ड में है ऑल सम्स विच मे पे अंडर कॉम्प्रोमाइज, यानी कि कॉम्प्रोमाइज, किसी सूट के कॉम्प्रोमाइज ने आपने कोई सम अगर पे किया है, और वो वही बात आ गई दोबारा कि कॉम्प्रोमाइज जो है प्रूडेंट पर्सन की तरह होना चाहिए, तो वो भी कौन, सम्स जो है वो सारा कॉम्प्रोमाइज का, वो भी आप किससे ले सकते हैं, इंडेमनीफायर से। इन 3 पॉइंट में केवल ये बात की गई है, ओके। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सिंपल तरीके से सेक्शन 124 और 125 को डील कीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ये सारे पॉइंट्स लिख देना, बड़ा है तो 125 को भी लिख देना कि इंडेमनिटी होल्डर के कुछ राइट हैं जो 125 बताता है और कब वो सू कर सकता है। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, आपके दिमाग में आए कि सूट्स का जिक्र है 125 में, तो वो वहां पे होगा जब इंडेमनिटी होल्डर सू करता है किसे, इंडेमनीफायर को, डैमेजेस कॉस्ट या सम के लिए, इसीलिए यहाँ पे सूट का जिक्र है, ओके, ठीक है ना। यहाँ पे कहा ना कि सूट में कंपेल कर सकता है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाई। तो सूट में जो वो उसने सूट किया और उसके कुछ अधिकार हैं प्रोमिसी के, इंडेमनिटी होल्डर के, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के, तो वो यहाँ पे इंडेमनीफायर को कंपेल कर सकता है कि मुझे डैमेजेस, कॉस्ट्स और सम दिया जाए, ठीक है। तीनों पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, तो सेक्शन 124 और 125 दोनों हो गए हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया है या कुछ क्वेश्चन रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट में मुझे बता देना, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइज, थैंक यू।